So what's the deal now? Just this woman thinks her son is missing. Here, look at this. These tapes only affect you if you play it in a correct sequence. Did you hear that? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज मैं आप लोगों के लिए VHS का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, इस मूवी की कहानी पिछली मूवी की कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक और ब्रूटल है, इसीलिए कोशिश करें आप इसे अकेले ही देखने के लिए। वहीं अगर आपने इसके पिछले पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी शुरू होती है टेप 49 से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है लैरी और आयशा नाम के दो कपल को, जो कि पैसों के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करते हैं। और इन्हें एक लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है अपने पति के ऊपर जासूसी करने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद से उसका पति किसी और लड़की के चक्कर में है। इसीलिए लैरी और आयशा उसके पति का पीछा करते हुए एक घर में पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग उसके हस्बैंड को किसी लड़की के साथ देख लेते हैं और उसकी पत्नी को सच्चाई का पता चल सके, इसीलिए वो वहाँ की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। अब वो लोग रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उस हाउस की मेड आ जाती है, जिसे देख करके उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। पर उन्हें जो चाहिए था उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। और अब अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि लैरी और आयशा काफी ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि वो अपने क्लाइंट से तो पैसा लेते ही हैं, साथ ही अपोजिट पार्टी से भी उन्हें धमका करके पैसे वसूल करते हैं। क्योंकि वो दोनों इस केस में उसके हस्बैंड के पास भी कॉल करके बोलते हैं कि वो जल्दी से हमारे अकाउंट में पैसे भेज दे, नहीं तो ये सारा सबूत उसकी पत्नी तक पहुंच जाएगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में इन्हें एक नया असाइनमेंट मिलता है, जहाँ पर एक औरत का कहना होता है कि उसका बेटा काइल कई दिनों से लापता है और आखिरी बार उसे एक अबैंडन्ड घर में देखा गया था। और अब इतना सुनने के बाद वो लोग काइल को ढूंढने के लिए उसी अबैंडन्ड घर पे पहुंच जाते हैं। पर सरप्राइजिंगली वो घर लॉक होता है, जहाँ पे उस औरत का कहना होता है कि उन्हें घर के पीछे एक टूटी हुई खिड़की के जरिए एंटर करना है। और अब जैसे ही वो लोग उस टूटी खिड़की से अंदर जा रहे होते हैं, तभी आयशा को पीछे से कोई अनजानी सी आवाज सुनाई देती है। पर वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। और वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उस घर में एंटर कर जाते हैं। घर के अंदर एंटर होने पे पता चलता है कि पूरा घर खाली पड़ा होता है। और आगे जाने पर उन्हें एक कमरे में पिछले पार्ट की ही तरह रखे हुए टीवीज और एक लैपटॉप ऑन मिलता है। और अब वहां पहुंचते ही एशली वहां के कंप्यूटर को चेक करने लगती है, जिसके कारण वहां का कैमरा अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैरी घर के सभी कमरों की तलाशी ले रहा था, जहाँ पर उसे बहुत ही अजीब चीजें नोटिस होती है, जैसे की दीवारों पे खून के छींटे, अजीब मास्क और खरोचों के निशान होते हैं। वहीं पास ही के टेबल पर रखे हुए उसे एक बुक मिलती है, जिसमें कई सारी थियरीज लिखी हुई थी। और अब लैरी उस थियरी को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान इंसान बगल के कमरे से उसे घूर रहा था और थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं अगले ही सीन में हमें एशले को दिखाया जाता है, जो कि VCR पर एक वीडियो प्ले करती है, जो कि पिछले पार्ट में दिखाए गए टेप 56 की रिकॉर्डिंग होती है। और उसी के अंदर उसे काइल की एक वीडियो मिलती है, जहाँ पे वो सभी को बताता है कि वो एक VCR टेप प्ले सीक्वेंस का हिस्सा है। और अब एशली बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे रखे हुए टेप देखना शुरू करती है, इस बात से अनजान कि वही इंसान जो कि क्रीचर जैसा नजर आता है वो उसे भी घूर रहा होता है। और अब एशली पहला टेप प्ले करती है। और अब पहले टेप की शुरुआत में हम हरमन नाम के एक आदमी की कहानी जानते हैं, जहाँ पे एक एक्सीडेंट की वजह से हरमन ने अपनी एक आंख खो दी थी, इसीलिए वो इलाज के लिए हॉस्पिटल में पहुंचा था। और वहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो उसकी आंखों की रोशनी को वापस लाने के लिए उसके अंदर एक डिवाइस इम्प्लांट करेंगे, जिसके जरिए हरमन आसानी से देख पाएगा। पर यहाँ पे डॉक्टर का कहना होता है कि ये डिवाइस अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, इसीलिए उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए ऑन रहेगी, ताकि कंपनी इस डिवाइस को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर सके और इसकी कमियों को पूरा कर सके। और अब हरमन इसके लिए तैयार हो जाता है और वो डिवाइस उसकी आंखों में इम्प्लांट कर दी जाती है। और अब डिवाइस इम्प्लांट होने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे बीच बीच में ग्लिचेस अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइस अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में होता है। और अब हरमन अपने लिए इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है, तब उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है, जो कि उसे अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। पर हरमन उसे इग्नोर करके वहाँ से घर चला जाता है। और अब घर पे वापस आने के बाद हरमन के न्यू विजन डिवाइस के जरिए उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, क्योंकि जब वो घर में बैठ करके वीडियो गेम खेल रहा होता है, तब देखते ही देखते वहाँ पर उसका एक्सबॉक्स का सिस्टम गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसे किचन में कॉफी का मग गिरा हुआ मिलता है, पर उसे अच्छे से याद होता है कि उसने उसे ठीक से रखा था। पर हरमन के होश तो तब उड़
जाते हैं जब उसे अपने ही कमरे के बिस्तर पर कोई अनजान इंसान सोया हुआ मिलता है, पर उसे चादर हटाने पर वहाँ पे कोई नजर नहीं आता है। पर जैसे ही हरमन पीछे पलटता है, कोई अनजान क्रीचर उसे दिखाई देने लगता है और अब हरमन डर के मारे बाथरूम में छिप जाता है। और अब डर के मारे हरमन तुरंत ही हॉस्पिटल में फोन करता है और अपने इस नए डिवाइस को वहाँ से निकालने की बात करता है। और अब डॉक्टर हरमन की किसी भी बात पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये एक ग्लिच का अनुभव होगा। जिसके बाद हरमन कॉल को कट कर देता है और अब वो हिम्मत करके बाथरूम से बाहर निकलता है और एक बार फिर से अपने घर को चेक करने बढ़ता है। पर यहाँ पर तो अभी हरमन की परेशानी केवल शुरू हुई थी, क्योंकि इस बार उसे किसी अनजान लड़की का घोस्ट दिखाई देता है जो कि दिखने में एकदम ज़ॉम्बी की तरह दिख रही होती है। और अब वो देखते ही देखते हरमन के ऊपर हमला कर देती है। और अब हरमन एक बार फिर से बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेता है और अब बाथरूम के लॉक होने के बाद भी वो लड़की तेजी से दरवाजे को पीट रही होती है। पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब बुरी तरह से डरा हुआ हरमन पूरी रात वहीं पे बाथरूम में गुजारता है। और अब अगले दिन सुबह जब वो उठ करके बाहर आता है तब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, पर कल रात की थकान के कारण वो सोफे पर गिर करके वहीं पर सो जाता है। और अब जिसके बाद अब हरमन की नींद सीधे शाम को खुलती है। और अब जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसे दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और जब हरमन दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर वही लड़की होती है जो कि हॉस्पिटल में उसे घूर रही थी और इस लड़की का नाम क्लैरी होता है। और अब हरमन उसे अंदर आने देता है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरी का कहना होता है कि उसके साथ जो भी अजीब घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में वो सब कुछ जानती है। और अब अंदर आने के बाद क्लैरी हरमन से रिवील करती है कि जैसा उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं, हॉस्पिटल के लोगों ने उसके कानों में एक नया डिवाइस इम्प्लांट किया था जिसके जरिए वो कई और चीजों को सुन पाती थी जो कि आवाजें उसे पहले नहीं सुनाई देती थी। जहाँ पे अब क्लैरी का कहना होता है कि उसे जो भी मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं उसे उन्हें इग्नोर करना होगा, क्योंकि उन सभी आत्माओं की शक्तियां तब बढ़ जाती हैं जब वो लोग उनसे डरते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की बात चली रही थी कि तभी अनजान कारण से हरमन को क्लैरिसा के मरे हुए फादर की आत्मा दिखाई देने लगती है। और अब इतना देखने के बाद क्लैरी समझ जाती है कि वो उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहा है और अब कोई और रास्ता ना होने पर उसका ध्यान भटकाने के लिए क्लैरी उसके साथ मेकआउट करती है। और अब ऐसा होते ही वो कुछ देर के लिए सभी को इग्नोर कर देता है। पर क्लैरी का ये प्लान ज्यादा देर तक काम नहीं करता है, क्योंकि जब हरमन दोबारा वहाँ पे उठता है तब उसे कमरे में जाने पर उसे एक बार फिर से कमरे की बेड पर कोई तो सोया हुआ मिलता है। और इस बार जैसे ही हरमन चादर हटाता है वहाँ पर उसी लड़की की आत्मा होती है जो कि उसे देखते ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। और अब इतना होते ही दूसरी तरफ क्लैरिसा के फादर की आत्मा वहाँ आकर के क्लैरिसा को घसीटते हुए पूल में ले जाकर के मार देती है। और अब ये सब कुछ देख करके हरमन बुरी तरह से डरा हुआ घर से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे मौजूद सारी आत्माएं हरमन को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे हॉन्ट करने लगती हैं। और अब कोई और रास्ता ना होने पर हरमन सारे फसाद की जड़ उस प्लांट को रेजर की मदद से कट करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर उस डिवाइस को बाहर निकालने के बाद भी वो मरे हुए लोग उसे हॉन्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसा कि क्लैरी ने बताया था कि वो चाहे तो उन सभी को इग्नोर कर सकता है, पर उस डिवाइस को निकालने के बाद भी वो लोग उसे हॉन्ट करेंगे। ऐसा कैसे होता है इसके बारे में मैं मूवी के आखिर में एक्सप्लेन करूंगा। और अब डिवाइस निकालने के बाद भी वो सारी आत्माएं उसे हॉन्ट कर रही होती हैं और वो सारी आत्माएं मिल करके हरमन को वहीं पे जान से मार देती हैं। और ऐसा होते ही ये टेप यहीं पे एंड हो जाती है। और अब ये टेप देखने के बाद एशली को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसने क्या देखा और इन सब का मतलब क्या है। तभी वहाँ पे लैरी आ जाता है और अब एशली घबराते हुए लैरी को बताती है कि उसने कोई अजीब सी चीज देखी। और अब वो तुरंत ही काइल का वही वीडियो प्ले करके लैरी को दिखाती है, जहाँ पे अब लैरी का कहना होता है कि ये सारी वीडियोस उससे रिलेटेड हैं और अगर वो यहाँ रखे हुए सारे टेप को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्ले करेंगी तो उसका असर देखने वाले पर हो जाएगा। और इसी चीज का एक्सपेरिमेंट लैरी पिछले कुछ दिनों से कर रहा होता है। और अब इतना कुछ सुनने के बाद भी लैरी और आयशा को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो बेवकूफ आगे की टेप देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद अब एशली अगला टेप प्ले करती है। सेकंड टेप की शुरुआत में हम माइक नाम के एक लड़के की कहानी देखते हैं जो कि अपनी साइकिलिंग एडवेंचर को रिकॉर्ड करने के लिए अपने हेलमेट के ऊपर लगाए हुए कैमरे को फिट करता है और उसके बाद वो साइकिलिंग एडवेंचर के लिए निकल जाता है। अब थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे देख करके अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए मदद मांगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की खुद भी काफी ज्यादा बीमार नजर आती है, क्योंकि वो अजीब ही कलर में वॉमिट कर रही होती है। और अब माइक जैसे ही उसके हस्बैंड को बचाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे सामने से आते हुए ढेर सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। और अब कोई और रास्ता ना होने पर माइक उस लड़की को लेकर के वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की भी उन्हीं ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड होती है, जो कि देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो माइक के ऊपर हमला करके उसे भी घायल कर देती है, जिसके बाद माइक भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जिसके बाद वो अपने ही
ही साथ आए दोस्तों का शिकार करता है, जिसके बाद वो लोग भी जॉम्बीज में बदल जाते हैं। जिसके बाद वो सारे जॉम्बीज आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक कैंप नजर आता है जहाँ पे ढेर सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और अब वहाँ पहुँच करके वो सारी जॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें वहाँ पे मौजूद कई लोगों की जान चली जाती है और अब वो सारे लोग देखते ही देखते जॉम्बीज में बदल जाते हैं। पर यहाँ पर हमें एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस होती है, जहाँ पे जॉम्बी में बदला हुआ माइक जब अपने आप को कार के शीशे में देखता है तो जैसे उसकी इंसान की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक कार वाला उसे अपनी कार से उड़ा देता है। पर इतना होने के बाद भी उसमें अभी भी जान बाकी होती है। इतना कम नहीं था कि तभी उसके गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल देखता है तब वो एक बार फिर से अपने इंसान की कॉन्शियसनेस में लौटने लगता है। और अब इतना देखने के बाद जब वो समझता है कि वो किस भयानक शैतान में बदल गया है, तब कोई और रास्ता ना होने पर पास ही पड़े हुए शॉटगन से अपनी खोपड़ी उड़ा लेता है और वहीं पे मारा जाता है। और उसके मरते ही ये सेकंड टेप भी यहीं पे एंड हो जाती है। और अब कहानी मेन फुटेज की तरफ लौट आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एशली की नजर बुरी तरीके से स्क्रीन के ऊपर गड़ी होती है और अब लैरी वहां आकर के उसे जगाने की कोशिश करता है और जब वो तेजी से बोलता है तब वो होश में आती है और यहाँ पर उसके नाक से खून आ रहा था। और अब यहाँ पर इतना कुछ अजीब घटता देख करके भी बेवकूफ लैरी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो एशली को अकेले ही छोड़ करके उसके लिए मेडिसिन लाने चला जाता है। और अब यहाँ पर बुरी तरह से डरी हुई एशली जैसे अपने आप को आगे के वीडियोस देखने से रोक नहीं पाती है और वो अगला टेप प्ले करती है, इस बात से अनजान की वही जॉम्बी लाइक क्रीचर उसे पास ही से घूर रहा होता है। और अब टेप 3 की शुरुआत में हम 4 दोस्तों की कहानी जानते हैं, जिसमें एडम, जॉनी, मलिक और लीना होते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान करते हैं, जो कि पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री मेकर होते हैं। और आज उन्होंने एक इंडोनेशियन कल्ट जो कि अपने ब्लैक मैजिक के लिए बदनाम होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्री बनाया होता है। और अब जॉनी उस डॉक्यूमेंट्री को प्ले करता है। और अब टेप की शुरुआत में हमें कल्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो कि पहले इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के खिलाफ था, पर वो ज्यादा फोर्स करने पर तैयार हो जाता है। और अब इंटरव्यू की शुरुआत में हम कल्ट लीडर की वाइफ मेडन और उसकी लड़की को देखते हैं। और अब वहां पर उनका वेलकम करते हुए कल्ट लीडर की वाइफ लीना को एक अजीब सा लॉकेट पहनाती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब होता है। इसीलिए लीना उसे थोड़ी ही देर बाद वहां से उतार करके फेंक देती है। और अब आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो लोग उनके टेम्पल में आते हैं, वो लोग देखते हैं कि वो सारी जगह उसी सिंबल से भरी होती है, जैसा कि सिंबल उसके लॉकेट में बना हुआ था। और अब वहां पहुंच करके वो सभी लोग देखते हैं कि ये पूरा टेम्पल हाईली सिक्योरिटी जोन में होता है, जहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। और अब वहां पहुंच करके वो सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर 20 से ज्यादा लड़कियों को रखा गया होता है, जिन्हें कुछ अजीब सी चीजें सिखाई जा रही थी। और अब अगले ही सीन में हम कल्ट लीडर को देखते हैं, जो कि अपने इंटरव्यू के दौरान बताता है कि वो हेवन का कीपर है और उसी के जरिए हेवन तक पहुंचा जा सकता है। पर यहाँ की रिकॉर्डिंग करते हुए कैमरे की बैटरी लो हो जाती है, इसीलिए मलिक एक्स्ट्रा बैटरी लाने के लिए कार में जाता है। और अब कार में रखे हुए एक डिवाइस के जरिए उसे लीना और एडम के बीच कोई सीक्रेट रिलेशनशिप का पता चलता है, जहाँ पे लीना एडम से प्रेग्नेंट है। जहाँ पे लीना ये तय नहीं कर पाती है कि वो बाकी लोगों को कैसे बताएगी अपने इस रिलेशनशिप के बारे में। और अब यहाँ पे एडम लीना से बोलता है एबॉर्शन कराने के लिए, पर लीना इसके लिए तैयार नहीं होती है और अब बुरी तरह से गुस्से में एडम वहां से चला जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम कल्ट लीडर को देखते हैं, जो कि इंटरव्यू के दौरान जॉनी को बुरी तरह से घूरे जा रहा था और जैसे ही उसे कोई बेल रिंग सुनाई देती है, कल्ट लीडर सभी को आदेश देता है कि वक्त हो चुका है। और ऐसा सुनते ही टेम्पल में मौजूद सारे कल्ट मेंबर अपने आप को ही शूट करके मास सुसाइड करने लगते हैं। और उसी दौरान हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बुरी तरह से घायल होती है और उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कि उसके पेट को फाड़ करके कोई बाहर आया। वहीं दूसरी तरफ मलिक लीना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर कल्ट के मेंबर उसे घेर लेते हैं। और उसी वक्त वहां पे एडम भी आ जाता है, पर अनजान कारण से कल्ट के मेंबर एडम को छोड़ देते हैं और उसी वक्त मलिक को गन से शूट करके मार देते हैं। और उसे मारने के बाद कल्ट मेंबर खुद की जान ले लेता है। पर एज अ व्यूअर हमें समझ में नहीं आता है कि कल्ट मेंबर ने एडम को क्यों छोड़ दिया, तो इसके बारे में मैं टेप के अंत में बताऊंगा। और अब एडम तुरंत ही लीना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर कल्ट की मेंबर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, पर काफी कोशिश के बाद वो वहां पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि कल्ट की मेंबर लीना को चारों तरफ से घेर करके खड़ी होती है, जैसे कि उनके ऊपर कोई रिचुअल कर रहा हो। और अब एडम आगे बढ़ता है लीना को उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए, और इसी दौरान वो नोटिस करता है कि वही डीमन लाइक सिंबल उसके पेट पे भी बना होता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लीना की पेट को फाड़ करके कोई अजीब सा डीमन लाइक क्रीचर बाहर आता है, जिसे देखने के बाद एडम के वहीं पे होश उड़ जाते हैं और अब वो अपनी जान बचा करके बाहर भागने लगता है। और अब बाहर
भागते दौरान वो नोटिस करता है कि जिन कल्ट मेंबर ने वहां पे सुसाइड किया वो सारे लोग अब जॉम्बीज में बदल गए थे, जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और उसी दौरान पास ही के एक कमरे में तेज विस्फोट होता है, जिसके बाद वहां पर कल्ट का लीडर चल करके आता है, जो कि इस एक्सप्लोजन में जिंदा बच गया था। और अब एडम उससे पहले कि उससे कुछ पूछ पाता वो वहीं पे एक्सप्लोड होकर के खत्म हो जाता है। और अब एडम अपनी जान बचा करके वहां से भागते हुए सीधे कार में आ जाता है। पर डर और घबराहट में कार चलाते दौरान एडम की कार वहीं पे क्रैश हो जाती है, जिसमें एडम किसी तरह से बच जाता है। और जब वो कार से बाहर आता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे वही क्रीचर उसके आसपास मौजूद है, जो कि उसके ठीक पीछे ही होता है। और अब वो क्रीचर अनजान कारण से एडम को डैडी कह करके बुलाता है। ये सुनने के बाद एडम वहीं पे पागल हो जाता है और एडम के पागलपन में हंसने के दौरान ही ये टेप यहीं पे एंड हो जाती है। और अब कहानी एक बार फिर से अपने मेन फुटेज की तरफ मुड़ जाती है, जहां पे हम देखते हैं कि एशली अब मर चुकी होती है और लैरी उसके पास आकर के उसे जगाने की कोशिश करता है। और अब लैरी एशली को मरा हुआ देख करके ये समझ नहीं पाता कि आखिर एक टेप को देखने से एशली की मौत कैसे हो गई। और अब उसी दौरान लैरी की नजर एक VHS टेप पे पड़ती है, जिसके ऊपर वॉच लिखा हुआ था। अब इतना कुछ अजीब घटना देख करके भी बेवकूफ लैरी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो हड़बड़ाहट में उस टेप को प्ले कर देता है। इस टेप की शुरुआत में हम रैंडी और गैरी नाम के दो छोटे बच्चों को देखते हैं, जिनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए थे और ये लोग अपनी खेलकूद और मौज मस्ती को रिकॉर्ड करने के लिए वो दोनों अपने डॉग के ऊपर एक कैमरा लगा देते हैं, जो इनके सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगता है। और अब रैंडी और गैरी अपनी सिस्टर के साथ प्रैंक करते हुए पानी के अंदर वाटर गन को चला रहे होते हैं। इस बात से अनजान की कोई अनजान क्रीचर वहीं पे पानी के अंदर होता है, पर वहां पर वो सभी लोग बच जाते हैं। पर उसी रात जब वो लोग अपने घर के अंदर होते हैं तभी उन्हें कोई अजीब सी तेज आवाज सुनाई देती है और उनके घर के आसपास तेज सफेद रोशनी नजर आती है। और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके घर के बाहर से वही अजीब से क्रीचर उन्हें झांक रहे होते हैं। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते वही अनजान क्रीचर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि दिखने में एलियन जैसे होते हैं। और अब वो एलियंस उसे घसीटते हुए लेक तक ले आते हैं। और अब जेन और रैंडी किसी तरह से उन एलियन से बच जाते हैं, पर गैरी झील के पानी की वजह से बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वही एलियंस पानी के अंदर से बाहर आते हैं और वो रैंडी को भी अपने साथ ले जाते हैं। पर तभी जेन को वहां पर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और वो लोग जैसे ही पुलिस की तरफ भागते हैं तभी अचानक से पुलिस की सारी गाड़ियां वहां से गायब हो जाती हैं। और अब अपनी जान बचाने के चक्कर में जेन और गैरी पास ही के एक घर के एटिक में छुप जाते हैं, पर वो एलियंस आसानी से वहां भी पहुंच जाते हैं और जेन को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वो लोग गैरी और उसके डॉग को भी हवा में खींच लेते हैं। और अब तेजी से ऊपर जाते दौरान ही गैरी के हाथों से उसका डॉग नीचे छूट जाता है और वो डॉग तेजी से जमीन पे नीचे गिर करके वहीं पे मारा जाता है। और इसी के साथ ये टेप भी यहीं पे एंड हो जाती है। और अब टेप खत्म होने के बाद लैरी को समझ में नहीं आता है कि आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। तभी उसकी नजर काइल की वीडियो पे पड़ती है और अब काइल की बातें सुनने के बाद लैरी के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पे मूवी का सबसे खतरनाक प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि लैरी का कहना होता है कि उसकी माँ उसके इस काम को पूरी तरह से सपोर्ट करती है और वो खुद ही तैयार है अपनी एक नई टेप बनाने के लिए। और उसके इतना बोलने के बाद ही काइल तुरंत ही थैंक्स फॉर वॉचिंग बोल करके अपने आप को ही गन से शूट कर लेता है, जिसमें काइल की जान तो नहीं जाती है पर गोली उसके मुंह के आर पार हो जाती है। और अब काइल बुरी तरह से तड़पते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान काइल को एक हैरानी वाली बात पता चलती है, जहां पे उसे पता चलता है कि काइल ने अपने आप को लैरी और एशली के आने के कुछ देर पहले ही अपने आप को शूट किया था। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से अजीब कारण से एशली जिंदा हो जाती है। पर एशली होश में आने के बाद ज़ॉम्बीज़ जैसी हरकतें करने लगती है और वो लैरी के ऊपर हमला कर देती है। और अब लैरी अपनी जान बचाते हुए पास ही के कमरे में छुप जाता है, पर उसकी मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसी कमरे में काइल छुपा हुआ होता है, जो कि देखते ही देखते लैरी को वहीं पे जान से मार देता है। जिसके बाद काइल अजीब कारण से थम्स अप दिखाता है और काइल के थम्स अप दिखाते ही इस टेप के एंड होने के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों पूरी मूवी खत्म होने के बाद
आप लोगों के मन में कई ऐसे सवाल होंगे जो मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। जहां पे बात करें पहले टेप की, तो जब हरमन ने अपनी आंखों में वो डिवाइस लगवाया उसी के बाद से उसे मरे हुए लोग दिखाई देने लगे। पर असलियत तो ये होती है कि वो आत्माएं पहले से ही वहां पे एग्जिस्ट करती थी, पर हरमन की आंखों में डिवाइस लगने के बाद ही वो किसी ग्लिच के जरिए उन्हें देख पा रहा था। पर जब हरमन ने अपनी आंखों से वो डिवाइस काट करके निकाल दिया उसके बाद भी उन्हें वो आत्माएं क्यों दिख रही थी? तो इसका जवाब अगर आपको क्लैरी की बात याद होगी तो उसने बताया था कि वो चाहे तो भी उन आत्माओं से पीछा नहीं छुड़ा सकता है, वो तब भी उसे हॉन्ट करेंगी क्योंकि वो उन्हें डिवाइस के बिना भी देख सकता है अगर वो उन्हें देखना चाहता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम कोई डरावनी चीज देख लेते हैं तो हम ना चाहते हुए भी तो हम उन चीजों को डर की वजह से नहीं भुला पाते हैं, और यही कारण होता है कि हरमन को डिवाइस निकालने के बाद भी वो आत्माएं हॉन्ट कर रही होती हैं। वहीं दूसरी टेप में हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ज़ॉम्बीज के अंदर भी फीलिंग्स होती है, और वहीं तीसरे टेप को देख करके हमें साफ पता चलता है कि इसमें ब्लैक मैजिक को दिखाया गया है, जिसमें आज भी कई लोग बलि देने और ब्लैक रिचुअल को फॉलो करते हैं। और अब बात करें उस ब्लैक रिचुअल से पैदा हुए उस डीमन के बारे में, तो जब हम वो एक्सप्लोजन वाला सीन देखते हैं तब वहां से कोई अजीब क्रीचर बाहर निकलता है, जो कि मेरे ख्याल से इसी ने लीना को प्रेग्नेंट किया, जिसकी वजह से लीना ने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक शैतान को जन्म दिया। वहीं वो क्रीचर एडम को डैडी इसलिए बोलता है शायद से, तो अगर आपको याद होगा तो लीना एडम के बच्चे की मां बनने वाली थी। वहीं आखिरी टेप में हमें ये दिखाया गया है कि एलियंस हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। और अब बात करें अगर मूवी के एंडिंग की, तो मूवी के एंडिंग से हम साफ जान पाते हैं कि काइल अपने इस टेप प्ले सीक्वेंस से इतना ऑब्सेस हो चुका था कि वो अपनी ही खुद की टेप बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ मिलकर के ये सारा प्लान बनाया। वो अपनी इस पूरी टेप प्ले सीक्वेंस से इतना ऑब्सेस हो चुका था कि वो अपने आप को भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटा। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मूवी की शुरुआत में जब काइल की माँ ने उन्हें काइल को ढूंढने के लिए इस घर में आने के लिए बोला, तब उसे बहुत ही डिटेल में बताया कि उन्हें घर के पीछे बने हुए खिड़की से एंटर करना है। वहीं घर के अंदर आने के बाद जो अजीब क्रीचर इनके ऊपर नजर बनाए हुए था वो काइल ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसका थर्ड पार्ट लेके आने वाला हूं। और अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।